हेलो, नमस्ते, वेलकम। मीमांसा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। इकोनॉमी स्पेशल बैच हमारा चल रहा है और इकोनॉमी स्पेशल बैच में हम जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें इकोनॉमी से संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं उनको कवर करते हुए चल रहे हैं। और ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है इकोनॉमी से संबंधित जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है उसके सभी टॉपिक्स आपको YouTube पर इस बैच के अंतर्गत पूर्णतः निशुल्क और सिस्टमेटिक तरीके से प्राप्त होने वाले हैं। एक प्लेलिस्ट इसके लिए हमने बनाई है, इकोनॉमी स्पेशल बैच फॉर IAS एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसमें जाकर आप YouTube पर हमारे चैनल पर इस पूरे कोर्स को प्राप्त कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। मुख्यतः जो फोकस इस बैच में किया गया है वो सिविल सर्विसेज को दृष्टिगत रखते हुए इकोनॉमी के टॉपिक्स पर किया गया है। उसी कड़ी में आज की जो क्लास है उसमें हम पढ़ने वाले हैं मुद्रा बाजार के बारे में। मुद्रा बाजार में के बारे में पढ़ने से पहले मैं मुद्रा बाजार जो कि फाइनेंशियल मार्केट या वित्तीय बाजार के अंतर्गत आता है उसका एक क्विक रिवीजन आपको देना चाहूँगा। देखिए, जब भी क्या होती है, धन की व्यवस्था करनी होती है, वो धन की व्यवस्था किसी भी बिजनेसमैन को या किसी भी व्यापारी को जब धन अपने बिजनेस को स्थापित करने के लिए या एक्सपेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है तो उसे धन कहाँ से मिलता है? वित्तीय बाजार से मिलता है। और वित्तीय बाजार में ये धन दो तरीके से उसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, एक तो पूंजी बाजार के अंतर्गत और दूसरा मुद्रा बाजार या मनी मार्केट के अंतर्गत। पूंजी बाजार के अंतर्गत क्या करा जाता है? दीर्घ अवधि हेतु ऋण प्राप्त किया जाता है या दीर्घ अवधि हेतु पैसा प्राप्त किया जाता है, जबकि मुद्रा बाजार के अंतर्गत जो पैसा प्राप्त होता है वो क्या होता है? लघु अवधि के लिए होता है। दीर्घ अवधि या पूंजी बाजार के अंतर्गत जो पैसा जुटाया जाता है व्यापारी द्वारा, दो तरीके से जुटाया जाता है पुनः, एक तो ऋण लेकर, ऋण के माध्यम से, और दूसरा जो माध्यम है वो है इक्विटी या हिस्सेदारी या शेयर जारी कर। ये वाला जो पार्ट है पूंजी बाजार, इसकी चर्चा हम पिछली दो क्लासेस में कर चुके हैं। अब वित्तीय बाजार के अंतर्गत दूसरा जो तरीका है धन जुटाने का वो है मुद्रा बाजार, जिसके अंतर्गत लघु अवधि के लिए क्या जुटाया जाता है? ऋण जुटाया जाता है। और यहां पर जो पैसा जुटाया जाता है वो मुख्यतः ऋण से ही जुटाया जाता है, केवल ऋण से जुटाया जाता है। जबकि पूंजी बाजार में हम देखेंगे कि पैसा जुटाने के दो माध्यम है, पैसा एकत्रित करने के दो माध्यम है, पहला ऋण और दूसरा इक्विटी। जबकि मुद्रा बाजार के अंतर्गत केवल ऋण के माध्यम से ही पैसा जुटाया जाता है व्यापार के लिए। और चूंकि यहां केवल ऋण के माध्यम से पैसा जुटाया जाता है तो ऋण एक व्यक्ति द्वारा लिया जाता है और दूसरे व्यक्ति को दिया जाता है, यानी एक व्यक्ति ऋण देता है, दूसरा ऋण लेता है। तीसरे व्यक्ति का कोई रोल नहीं होता है, सीधा ऋण देने वाले और ऋण प्राप्त करने वाले में यहां संपर्क होता है, प्रत्यक्ष संपर्क होता है। इसलिए यहां द्वितीयक बाजार हमें देखने को नहीं मिलता। द्वितीयक बाजार के अंतर्गत क्या करता है? शेयर मार्केट के अंतर्गत द्वितीयक बाजार कार्य करता है, जिसमें शेयर मार्केट में ब्रोकर से कोई व्यक्ति शेयर खरीदता है, कंपनी से कोई व्यक्ति शेयर खरीदता है, वो तो कहलाता है प्राथमिक बाजार। जबकि आगे उस शेयर की खरीद बिक्री लोगों के मध्य जब होती है तो उसे कहा जाता है द्वितीयक बाजार। मनी मार्केट में या मुद्रा बाजार में इस प्रकार की खरीद फरोख्त आगे नहीं होती है, सीधे ऋण देने वाले और लेने वाले के मध्य ही संपर्क होता है। इसीलिए मुद्रा बाजार में द्वितीयक बाजार या क्या कह सकते हैं सेकेंडरी मार्केट कार्य नहीं करता। तो समझे, एक साल से कम अवधि हेतु जहां वित्त की व्यवस्था करी जाती है वो क्या कहलाता है? मुद्रा बाजार कहलाता है। और चूंकि ये जो व्यवस्था की जाती है वो लघु अवधि के लिए की जाती है और किसके माध्यम से की जाती है? ऋण के माध्यम से की जाती है, तो यहां पर द्वितीयक बाजार कार्यरत नहीं होता है, सेकेंडरी मार्केट कार्य नहीं करता है। अब आप पूछेंगे साहब कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं, कौन कौन से ऐसे साधन हैं जिसके द्वारा मुद्रा बाजार के अंतर्गत कोई व्यक्ति ऋण के माध्यम से क्या कर सकता है? पैसा जुटा सकता है। तो वे माध्यम है, पहला ट्रेजरी बिल, दूसरा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट या COD, तीसरा कैश मैनेजमेंट बिल, चौथा कॉल मनी, पांचवा कमर्शियल बिल, उससे अगला पब्लिक डिपॉजिट, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, फैक्टरिंग, लीजिंग और ट्रेड क्रेडिट। ये सभी ऐसे माध्यम हैं जिनके द्वारा मुद्रा बाजार या मनी मार्केट के माध्यम से व्यापारियों द्वारा क्या जुटाया जाता है? पैसा जुटाया जाता है। आइए देखते हैं किस किस प्रकार ये कार्य करते हैं। सबसे पहला ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल के अंतर्गत क्या करती है सरकार? इनको क्या करती है? जारी करती है।
अब सरकार को जब धन की आवश्यकता होती है, पैसे की आवश्यकता होती है, जब सरकार इनका क्या करती है, ट्रेजरी बिल जारी करती है, और केंद्र सरकार द्वारा ये ट्रेजरी बिल जारी किए जाते हैं। और ये जो ट्रेजरी बिल जारी किए जाते हैं वो कितनी अवधि के लिए जारी किए जाते हैं, या तो 91 दिन के लिए, या 182 दिन के लिए, या 364 दिन के लिए। ठीक है। अब ट्रेजरी बिल में क्या होता है, सरकार की क्या होती है, एक प्रकार की ये क्या होती है, गारंटी होती है। और 91 दिन के लिए यानी 3 प्रकार से परिपक्वन अवधि, या तो 91 दिन हो सकती है, या 182 दिन, या 364 दिन। इस परिपक्वन अवधि की गारंटी सरकार द्वारा जारी की जाती है, उन्हें क्या कह देते हैं, ट्रेजरी बिल। 91 दिन बाद व्यक्ति क्या करता है, ट्रेजरी बिल व्यक्ति खरीदेगा, खरीदने से सरकार के पास में क्या जाएगा, पैसा आ जाएगा। अब जिस व्यक्ति ने खरीदा उसको क्या फायदा होगा, 91 दिन बाद जाके इस ट्रेजरी बिल पर जो भी ब्याज दर निर्धारित की गई है वो मूल राशि और ब्याज दर व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था कहलाती है वो ट्रेजरी बिल कहलाती है। और एक तथ्य आपको ध्यान रखना है कि ट्रेजरी बिल कितने के, कम से कम कितने के जारी किए जाते हैं, 25,000 रुपए के जारी किए जाते हैं। अगला कैश मैनेजमेंट बिल। कैश मैनेजमेंट बिल क्या होते हैं देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं और 91 दिन से कम अवधि के लिए ये क्या करे जाते हैं, जारी किए जाते हैं, और इनके माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा पैसा जुटाया जाता है। अगला है कमर्शियल बिल। देखिए कमर्शियल बिल का कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप एक फ्लो चार्ट को देखिए। माना कोई भी क्रेता होता है, ठीक है, अब वो क्रेता क्या जाता है, विक्रेता के पास में, ठीक है, क्या दे, क्रेता जब भी कोई सामान खरीदेगा तो विक्रेता या बेचने वाले व्यक्ति को उसे क्या देना होता है, धन देना होता है, पैसा देना होता है। इस पैसे के बदले उसको क्या दे दिया जाए, यदि कमर्शियल बिल दे देता है, सेलर किसको क्या दे देता है, विक्रेता को, यानी बायर, क्रेता विक्रेता को क्या दे देता है, कमर्शियल बिल दे देता है। पैसा नहीं देना पड़ा, इसका उद्देश्य पूर्ण हो गया। बायर को पैसा ना देकर भी क्या हो गया, सामान मिल गया, जो इसको खरीदना था वो सामान मिल गया, और इसको पैसा भी खरीदते वक्त नहीं देना पड़ा, उसके बदले में क्या देना पड़ा, कमर्शियल बिल देना पड़ा। अब कमर्शियल बिल में क्या होता, लिखा होता है कि एक निश्चित तारीख को विक्रेता जिसने इसको सामान बेचा है वो जाके इसे बैंक में भुना सकता है। एक निश्चित तारीख को विक्रेता इसको बैंक में ले जाएगा और पैसा प्राप्त कर लेगा। विक्रेता को पैसा प्राप्त हो गया, क्रेता को सामान प्राप्त हो गया, और इंस्टेंटली भुगतान नहीं करना पड़ा। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है उसे क्या कहा जाता है, कमर्शियल बिल कहा जाता है। अगला है कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर में क्या करती है, कोई कंपनी होती है, कंपनी क्या करती है, ये कंपनी कौन सी कंपनी होती है, जिसकी साख अच्छी हो, रेटिंग अच्छी हो, अच्छी साख वाली जो कंपनियां होती हैं वो क्या करती हैं, कमर्शियल पेपर क्या करती हैं, जारी करती हैं। कमर्शियल पेपर जारी करके लोगों को देती हैं, और लोग इस कमर्शियल पेपर को खरीदने के बदले क्या देते हैं, कंपनी को पैसा प्रदान करते हैं, और कंपनी क्या करती है, ब्याज सहित ये पैसा लोगों को परिपक्वन अवधि पर लौटा देती है। तो इस प्रकार की व्यवस्था क्या कहलाती है, कमर्शियल पेपर कहलाती है। और ये कमर्शियल पेपर जो जारी किए जाते हैं कंपनियों द्वारा वो प्रायः अपनी फ्लोटिंग कॉस्ट की पूर्ति के लिए किए जाते हैं। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि ये फ्लोटिंग कॉस्ट क्या है, तो कोई भी कंपनी क्या करती है, पूंजी बाजार से पैसा जुटाने के लिए शेयर जारी करती है। शेयर जारी करने में जो खर्चा आता है वही क्या कहलाता है, फ्लोटिंग कॉस्ट कहलाता है। तो इस फ्लोटिंग कॉस्ट के खर्चे की पूर्ति के लिए कंपनियां कमर्शियल पेपर जारी करके क्या कर सकती हैं, पैसा जुटा सकती हैं। अगला है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जिसे COD के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बैंक, कोई भी वित्तीय संस्थान जो वित्तीय लेन देन का कार्य करते हैं, चाहे वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन हो या बैंक हो, उनको जब पैसा चाहिए होता है तो वो क्या जारी करते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जारी करते हैं। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जारी करके किसे दे देते हैं, कंपनियों को या व्यक्तियों को दे देते हैं, और इसके बदले कंपनी और व्यक्तियां क्या करते हैं, बैंकों को पैसा दे देते हैं। इस प्रकार इनकी पैसे संबंधी आवश्यकता पूरी हो गई। अब मैच्योरिटी की जो अवधि होती है, परिपक्वन अवधि पर क्या होता है, परिपक्वन अवधि जब आती है तो ये वापस से क्या करते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो इन लोगों के पास है वो बैंक को दे देते हैं, और बदले में वापस क्या कर लेते हैं, पैसा प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार लघु अवधि के लिए बैंक और वित्तीय संस्थानों के लिए पैसे की जो व्यवस्था की जाती है वो किसके माध्यम से की जाती है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट या COD के माध्यम से की जाती है। अगला जो ऑप्शन है वो है कॉल मनी, जिसके अंतर्गत मनी मार्केट में पैसा एकत्रित किया जाता है। अब देखिए कॉल मनी के अंतर्गत क्या करते हैं, बैंक और वित्तीय संस्थान क्या कर देते हैं,
एक दूसरे को उधार देते हैं, और ये उधार कितनी अवधि के लिए? 1 दिन से लेकर प्राय 15 दिन की अवधि के लिए ये उधार दिया जाता है। और ये उधार बैंक एक दूसरे को क्यों देते हैं? अपनी CRR को मेंटेन रखने के लिए। CRR क्या होती है? कैश रिजर्व रेशियो। CRR का तात्पर्य है कैश रिजर्व रेशियो। प्रत्येक जो बैंक होती है उसको ये CRR मेंटेन करना पड़ता है। क्या होता है CRR? कैश रिजर्व रेशियो का तात्पर्य है प्रत्येक बैंक को अपनी कुल जमा का कुछ प्रतिशत भाग कहां रखना होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में रखना होता है। ठीक है। अब जब भी किसी बैंक का क्या होता है, CRR के रूप में रखने के लिए उसके पास में पैसा शेष नहीं है, तो वो बैंक दूसरे बैंक से पैसा उधार ले लेता है। वो किसके माध्यम से लेता है? कॉल मनी के माध्यम से लेता है। और एक विशेष तथ्य आपको ध्यान रखना है कि ये बहुत ही वोलेटाइल प्रकार का क्या है? माध्यम है, अर्थात बाजार में अस्थिरता उत्पन्न कर सकता है। जब बैंक एक दूसरे को क्या करे, जल्दी जल्दी CRR मेंटेन करने के लिए उधार दे, तो ये अर्थव्यवस्था में क्या करता है? अस्थिरता की स्थिति पैदा कर सकता है। इसीलिए इस माध्यम को वोलेटाइल माध्यम कहा गया है। अगला है पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट के माध्यम से क्या करती हैं? कंपनियां अपने लिए पैसा जुटाती हैं। कैसे जुटाती हैं? ठीक है, लोगों से क्या करती हैं? पैसा लेती हैं। ठीक है, और लोगों से पैसा लेकर उनके बदले में डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या कर देती हैं? लोगों को जारी कर देती हैं। ये डिपॉजिटरी रिसिप्ट की जब परिपक्वन होता है, वापस कंपनियों के पास में लोग आते हैं और लोगों को पैसा अपना वापस मिल जाता है। इस प्रकार लघु अवधि के लिए कंपनियां अपनी वित्त की जरूरत या धन की आवश्यकता को इसके माध्यम से पूरा कर लेती हैं। चूंकि बैंक अपने पैसे की आवश्यकता किससे पूरी कर सकती है? बैंक से लोन लेके भी कर सकती हैं, लेकिन इस माध्यम से पब्लिक डिपॉजिट के माध्यम से पैसा एकत्रण करना कंपनियों के लिए फायदे का सौदा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें लोगों को ब्याज कम मात्रा में उन्हें देना पड़ता है, जबकि बैंक को ब्याज अधिक मात्रा में उन्हें देना पड़ता है। अगला है इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। अब इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, जब जब कंपनियों को धन की आवश्यकता होती है तो एक दूसरे को जब कंपनियां धन उधार दे देती हैं तो उसे क्या कहा जाता है? इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट कहा जाता है। और 7 दिन की अवधि से लेके 1 साल की अवधि के लिए ये पैसा क्या करा जाता है? कंपनियां आपस में उधार देती हैं। और इस प्रकार से उधार देना बैंक से यदि कंपनी उधार ले उससे भी महंगा पड़ता है। लेकिन कई बार कंपनियां बैंक से उधार लेने की कंडीशन में नहीं होती हैं, कुछ रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करती हैं, और उस अवस्था में यदि उन्हें क्या करती है, उस स्थिति में उन्हें धन की आवश्यकता है तो वे आपस में उधार देकर धन की व्यवस्था करती हैं। इसे ही क्या कहा जाता है? इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट के नाम से जाना जाता है। अगला जो धन जुटाने का तरीका है मुद्रा बाजार के अंतर्गत, वो है फैक्टरिंग। फैक्टरिंग के अंतर्गत क्या करता है? किसी भी कंपनी की जो उधार वसूल करने का कार्य है वो एक फैक्टर को दे दिया जाता है। ठीक है, कंपनी की तरफ से उधार वसूल करने का कार्य जो करते हैं वो क्या कहलाते हैं? फैक्टर। और ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? फैक्टरिंग कहलाती है। ठीक है, ये जो फैक्टरिंग वाली कंपनियां होती हैं ये क्लाइंट की प्रोफाइल चेक करती हैं। इस प्रकार कंपनी को क्या करती हैं? तरलीकरण प्रदान करती हैं और डिस्काउंटिंग प्रदान करती हैं। टेक्निकल भाषा हो गई, ये सरल भाषा में समझते हैं। देखिए फैक्टरिंग के अंतर्गत क्या होता है? मान ले कोई कंपनी है, ए कंपनी है, इस कंपनी ने क्या दिया? पैसा उधार दिया। ठीक है, कौन सी कंपनी को दिया? कंपनी बी को दिया। अब ये बी कंपनी ने लौटाने से मना कर दिया। ठीक है, ये पैसा कितना दिया? मान लो 100 करोड़ रुपए क्या कर दिया इसने? उधार दिया। अब कंपनी ए के पास में ऑप्शन क्या है कि ये किसके पास में जाए? फैक्टर के पास में जाए, फैक्टरिंग का काम करने वाले संस्था के पास में जाए। अब ये क्या करते हैं? 100 करोड़ का जो लोन है इसको मान लिया 90 करोड़ रुपए में खरीद लिया फैक्टरिंग ने, और ये 90 करोड़ रुपए किसको प्रदान कर देंगे? इस कंपनी को प्रदान करेंगे। बाकी ये इस बी कंपनी से ये वसूल करने का कार्य बाद में करते रहेंगे। तो इस प्रकार कंपनी को अपना 100 करोड़ में से 90 करोड़ रुपए प्राप्त हो गया, जो कि इन्हें बिल्कुल भी प्राप्त नहीं हो रहा था। और इनको फायदा क्या हो गया कि 90 करोड़ रुपए का भुगतान करके इन्हें 100 करोड़ रुपए की एक तरीके से वसूली प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, दूसरा जो कार्य करते हैं फैक्टरिंग, वो किस प्रकार कार्य करते हैं कि कंपनी ए है उसको पैसा उधार देना है। ठीक है, पैसा उधार देना है किसको? कंपनी बी को। तो ये फैक्टरिंग क्या करेंगे? फैक्टरिंग वाली जो संस्था है ये फैक्टर जाके क्या करेंगे? इस कंपनी बी की क्या करेंगे? पूरी चेकिंग करेंगे, क्लाइंट की पूरी जांच करेंगे कि क्या कंपनी बी को पैसा देती है तो कंपनी ए का पैसा डूबेगा या नहीं।
इस प्रकार की व्यवस्था फैक्टरिंग के अंतर्गत की जाती है। अगला लीजिंग। लीजिंग के अंतर्गत सीधा सा तात्पर्य है कोई संपत्ति है उसको लीज पर या किराए पर देकर, किराया देंगे, किराए पर दी जाती है, किराए पर देते हैं, किराए पर देते हैं तो बदले में क्या प्राप्त होगा, किराया। तो किराया कंपनी को जब प्राप्त होता है उसके माध्यम से जो पैसा जुटाया जाता है उसे ही हम क्या कह देते हैं, लीजिंग कह देते हैं। अगला है ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट का कार्य है उधार में माल प्राप्त करना, यानी कोई क्रेता है वो अन्य विक्रेता के पास में जब सामान उधार में प्राप्त करे तो एक तरह से उसकी पैसे की आवश्यकता पूरी हो जाती है और उसको सामान प्राप्त हो जाता है, पैसा देना नहीं पड़ता, वो एक तरीके से उस पर ऋण होता है। तो इस प्रकार का जो व्यवस्था होती है वो ट्रेड क्रेडिट कहलाती है। अब ये तो हमने बात करी कैपिटल मार्केट के साथ साथ मनी मार्केट की। अब इस कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में विभिन्न प्रकार की संस्थाएं क्या करती हैं, कार्य करती हैं। लोगों के बीच में वित्तीय लेन देन होता है, शेयर की खरीद फरोख्त भी होती है। इन सबको नियंत्रण करने के लिए जैसे किसी कंपनी ए ने क्या किए, शेयर जारी किए। अब शेयर जारी करके ये XYZ व्यक्ति ने क्या कर लिए, खरीद लिए। अब हो सकता है कि ये XYZ वापस इन शेयर को बेचने जाएं, ठीक है, और वापस ये शेयर बिके ही नहीं, या जितने में खरीदे गए थे वो कंपनी क्या करे, उसको वापस स्वीकार करने से ही मना कर दे। इस प्रकार का क्या हो सकता है, कई प्रकार की समस्याएं शेयर मार्केट में देखने को मिल सकती हैं। तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए कि शेयर जब जारी किए जाएं तो उनकी खरीद और बिक्री की एक गारंटी होनी चाहिए, प्रॉपर रूप से खरीद और बिक्री का मार्केट जो है वो कार्य करना चाहिए। उसके लिए क्या किया गया, वित्त बाजार के अंतर्गत एक संस्था की स्थापना हुई और उसका नाम था सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जितना भी भारत में फाइनेंशियल मार्केट है, चाहे वो पूंजी बाजार हो चाहे मुद्रा बाजार हो, उस पर नियंत्रण करने का कार्य सेबी द्वारा किया जाता है। 12 अप्रैल 1988 को एक कार्यकारी आदेश एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। यानी स्थापना के समय यह संस्था ना तो संवैधानिक संस्था थी ना ही सांविधिक संस्था थी। संवैधानिक संस्था वो होती है जिसका उल्लेख संविधान में है, और सांविधिक संस्था वो संस्था होती है जो क्या हो, किसी कानून के माध्यम से बनाई गई हो। तो स्थापना के समय चूंकि इसकी स्थापना एग्जीक्यूटिव ऑर्डर या कार्यकारी आदेश के द्वारा हुई थी, तो ना तो ये संवैधानिक संस्था थी ना ही सांविधिक संस्था थी स्थापना के समय। लेकिन 1992 में इससे संबंधित एक कानून बनाया गया जिसे सेबी एक्ट 1992 के नाम से जाना गया। तो 1988 में स्थापना के समय इसकी सांविधिक स्थिति नहीं थी, लेकिन 1992 में इसे सांविधिक स्थिति मिल गई और ये स्टेचुरी बॉडी बन गई 1992 में। सेबी के प्रमोटर्स की यदि बात करें तो सेबी के प्रमोटर्स हैं IDBI, IFCI और ICICI। सदस्यों की बात करें तो सेबी में एक चेयरमैन के अलावा 9 सदस्य होते हैं। 4 इन सदस्यों में से पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, जबकि बाकी के सदस्य पूर्णकालिक नहीं होते। हेडक्वार्टर या मुख्यालय की बात करें तो सेबी का जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है। सेबी के कार्यों की यदि हम बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया, वित्तीय बाजार के नियमन का ये कार्य करते हैं। तो जितने भी स्टॉक एक्सचेंज कार्यरत हैं, मर्चेंट बैंक, म्यूचुअल फंड, अंडरराइटर, जितने भी दलाल और एजेंट क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, उन सभी पर नियंत्रण करने का कार्य, उनके रजिस्ट्रेशन करने का कार्य सेबी द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त स्टॉक एक्सचेंज जो कार्यरत हैं भारत में, उनकी ऑडिट करने का कार्य सेबी द्वारा किया जाता है। ठीक है, कंपनियों द्वारा शेयर जारी करने पर कुछ जमानत सेबी द्वारा रखी जाती है ताकि कंपनी के डिफॉल्ट होने की स्थिति में शेयर धारकों को भुगतान किया जा सके। साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट एजुकेशन संबंधी कार्य भी सेबी द्वारा किया जाता है। निवेशकों के हितों की रक्षा करती है। जो भी व्यक्ति शेयर मार्केट में अपना पैसा क्या करता है, इन्वेस्ट करता है, उसको क्या करने के लिए, गारंटी प्रदान करने के लिए या उसके हितों की रक्षा के लिए सेबी कार्य करती है। ठीक है, और 2015 से कमोडिटी मार्केट या जिंस बाजार के नियंत्रण संबंधी कार्य भी सेबी द्वारा किया जाता है। सेबी के शक्तियों में कुछ वृद्धि करने के लिए 2014 में एक सेबी अमेंडमेंट एक्ट लाया गया या सेबी संशोधन अधिनियम लाया गया, और इसके अंतर्गत सेबी को पावर दी गई कि इसके संबंध में पॉन्जी और कलेक्टिव स्कीमों के नियंत्रण की भी शक्ति दी गई। देखिए, पॉन्जी या कलेक्टिव स्कीम क्या होती है, जैसे कोई कंपनी है वो क्या बनाती है, अपने मेंबर बनाती है। ठीक है, फिर इस मेंबर को कहती है कि आप भी क्या बनाओ, मेंबर बनाओ। फिर इनसे नीचे को भी क्या कहती है, जैसे इसमें कंपनी ने बनाया मेंबर ए, ठीक है, अब ये ए अपने नीचे क्या बनाता है, B, C, D, B फिर बनाए
EFG। तो इस प्रकार की जो स्कीम होती है वो पॉन्जी और कलेक्टिव स्कीम होती है, जिसके अंतर्गत क्या कहा जाता है, कंपनी कहती है मेंबर ए को कि आप मेंबर बनाओ, ये BCD मेंबर बनाते हैं तो इन मेंबर बनाने का कमीशन इसको मिलता है, ये मेंबर बनाएंगे तो कमीशन इनको मिलता है। इस प्रकार की स्कीम के नियंत्रण का कार्य भी सेबी संशोधन अधिनियम 2014 द्वारा सेबी को दे दिया गया। इसी के साथ सेबी को तलाशी, सूचना संग्रह करने, कॉल रिकॉर्डिंग आदि करने की शक्ति भी प्रदान की गई। साथ ही साथ जुर्माना, जो न्यूनतम जुर्माना लगा सकती है सेबी, उसको 1 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया गया, यानी 10 लाख रुपए का न्यूनतम जुर्माना क्या कर सकती है, सेबी लगा सकती है। और मैक्सिमम जो पेनल्टी सेबी लगा सकती है वो है 25 करोड़ रुपए, या जिस कंपनी में पेनल्टी लगा रही है उसके प्रॉफिट या लाभ का 3 गुना। ठीक है। साथ ही साथ किसी कंपनी की संपत्तियों को बेचने का अधिकार भी सेबी को दिया गया है। यदि कोई कंपनी डिफॉल्ट करती है तो उस कंपनी की संपत्ति को बेचने का अधिकार भी इस अधिनियम के माध्यम से सेबी को प्राप्त हुआ। तो ये सेबी के कुछ इंट्रोडक्शन की हमने बात की, सेबी को शक्तियां प्रदान करने के लिए जो संशोधन अधिनियम बना उसकी हमने बात की। इस प्रकार से समग्र रूप से हमने फाइनेंशियल मार्केट की बात की। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर पूंजी बाजार को भी हमने समझा, मुद्रा बाजार को भी हमने समझा, और पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार पर नियंत्रण रखने वाली संस्था सेबी के बारे में हमने परिचय प्राप्त किया। मिलते हैं अगली क्लास में नए विषय के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।